अच्छो, वेलकम टू दी अनादर चार्ट रिवीजन गाइज। आज ये देख रहे हैं CA/CMA फाइनल चार्ट रिविजन्स की एक पूरी भरपूर सीरीज। यहाँ पे असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज से एक और टॉपिक उठा रहे हैं, दैट इज टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल टैक्सेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आप इस टॉपिक को जरूर देखिएगा और हाँ, फटाफट इस टॉपिक को खत्म कीजिएगा और इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। यस, ये चार्ट्स अगर आपको चाहिए तो ekatvam.academy.com के ऊपर बुक्स वाले कॉलम में जाकर के आपको ये चार्ट्स मिल जाएंगे, या इंडिया भर के हमारे जितने भी सेंटर्स है आप वहां पे कॉल करके पूछ सकते हैं। कम ऑन, कमिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। वैसे मैं आपको बता दूं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जो टैक्स रेट एप्लीकेबल थे इंडिविजुअल को, वो टैक्स रेट है, और डिफॉल्ट में इनके लिए दो स्कीम है, जिसमें से एक स्कीम फाइनेंस एक्ट 23 के तहत आई हुई है, दैट इज 115 BAE। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए दो डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है। एक, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है तो 115 BAD, और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में है तो 115 BAE, जिसका डिटेल डिस्कशन हमने बेसिक टैक्स कैलकुलेशन के चैप्टर में डिस्कस किया है, वहां जाके जरूर देख लीजिएगा। बराबर है। चलिए आते हैं सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या बेनिफिट मिलता है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनको डिडक्शन मिलता है 80P के अंदर में। तो 80P वो सेक्शन है जिनमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है, राइट। सो डिडक्शन इज एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउएवर डिडक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो यहां पे जो डिडक्शन मिल रहा है, ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स को ही मिल रहा है। सर 80P में कितना डिडक्शन मिलेगा? अगर कोऑपरेटिव्स इन एक्टिविटीज के अंदर में एंगेज्ड है तो कोऑपरेटिव्स को 100% डिडक्शन मिलेगा। यस, तो अगर मान लीजिए ये जो कोऑपरेटिव्स है ये इन एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, तो जितना भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है इनको 80P में डिडक्शन मिल जाएगा। कौन कौन सी एक्टिविटी? पहला, क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर को क्रेडिट फैसिलिटी देके कोई इनकम कमाया है, डिडक्शन 100%। कॉटेज इंडस्ट्री है, डिडक्शन 100%। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर ग्रो करते हैं और आप इसको सेल करते हैं, मार्केट करते हैं, तो जो रेवेन्यू आपको जनरेट हो रहा है इससे आने वाले इनकम का डिडक्शन मिल जाएगा। कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर टू इट्स मेंबर को जितने भी लेबर लगते हैं आप इनका कलेक्टिव डिस्पोजल करते हैं और इससे इनकम जनरेट करते हैं। फिशिंग अलाइड एक्टिविटी से कोई इनकम। प्रोसेसिंग विदाउट द एड ऑफ पावर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू इट्स मेंबर, अगर आप प्रोसेस करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विदाउट द एड ऑफ पावर, इससे कोई इनकम एक्टिविटी से जनरेट हो रही है, ये 80P में डिडक्शन मिल जाएगा। देन purchase of agricultural implements, seeds, livestock, other article for the purpose of supplying to its member, right? आपने डिडक्शंस का चार्ट देखा होगा रिवीजन, उसमें हमने 80PA भी ऐसा एक सेक्शन पढ़ा था। वो किसके लिए था? प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए। ये किसके लिए है? कोऑपरेटिव्स के लिए। सो कोऑपरेटिव अगर क्या करती है, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, सीड्स, लाइवस्टॉक परचेज करती है, और बल्क में परचेज करने के कारण इनको क्या मिल जाता होगा? डिस्काउंट मिल जाता होगा, और ये एक हायर प्राइस पे किसको दे देती होगी? मेंबर्स को दे देती होगी, और बीच में अपना प्रॉफिट रखती होगी। तो ऐसे केस में जो प्रॉफिट कमाया है इसका 80P में डिडक्शन मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विद अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की, वहां से कोई इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुआ, वो भी 80P में कवर हो जाएगा। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ गोडाउन और वेयरहाउस, गोडाउन और वेयरहाउस को लेट आउट करके कोई इनकम जनरेट हो रही है, इसमें भी आपको 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। फिर सप्लाई ऑफ मिल्क, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल बाय प्राइमरी सोसाइटी टू फेडरल कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को अगर आप दे रहे हैं, इन एक्टिविटीज से आने वाला इनकम भी डिडक्शन मिलेगा 100% का अंडर सेक्शन 80P। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी यस है, दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, इन एक्टिविटीज में एंगेज होती है, तो इनसे आने वाली इनकम 100% अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P। यस, मोटे मोटे तौर पे आपको याद रखना है, एग्जैक्ट आपको पूछेगा भी नहीं। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो टॉपिक वंस इन अ ब्लू मून आने वाला टॉपिक है, मतलब 6-7 अटेम्प्ट में एक आध बार कभी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो इतना रेलेवेंट टॉपिक नहीं है, इसीलिए इन पे टाइम नहीं लगाना चाहिए और आपने फटाफट आगे बढ़ना चाहिए। क्या आप जानते हैं, जैसे व्यक्तियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। मतलब अपार्ट फ्रॉम 80P में जो यहां पे 100% डिडक्शन मिलेगा, इसके एडिशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। जनरल कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का, पर अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 1 लाख रुपीस का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। मतलब ऊपर से एक्टिविटी से आने वाले डिडक्शन तो होंगे, वो होंगे ही, एडिशनली 50,000 या एज द केस में भी 1 लाख रुपीस तक का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा।
कोऑपरेटिव सोसाइटी का जनरल टैक्स रेट क्या था, जरा याद करके देखो। जनरल टैक्स रेट मतलब जो डिफॉल्ट स्कीम में नहीं आता, ओल्ड स्कीम में कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट क्या था? फॉर द फर्स्ट 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000 20%, बैलेंस के ऊपर 30%। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज लायबल टू सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12% अगर इनकी इनकम कितने से ऊपर जा रही होगी? 1 करोड़ के ऊपर जा रही होगी, और एचईसी 4% जो था ही, बराबर है, एचईसी 4% था ही। यहां पे एक चीज मैं चाहता हूं आप लिखें, also refer default scheme 115 BAD 115 BAE in chapter number 1, बराबर है। वो बड़ा डिटेल में आपको वहीं पढ़ना चाहिए। फर्दर आ जाते हैं, एक और प्रोविजन है सेक्शन 72AB रिलेटिंग टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इन बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक। मान लीजिए अगर कोऑपरेटिव बैंक है, अमलगमेशन या बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होता है, तो प्रीडेसेसर का बिजनेस लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सक्सेसर को जा सकता है अगर कंडीशन ऑफ दिस सेक्शन इज सेटिस्फाइड। तो अगर कंडीशन ऑफ सेक्शन 72AB सेटिस्फाई होती है तो प्रीडेसेसर कोऑपरेटिव बैंक का जो भी बिजनेस लॉस या अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, सक्सेसर क्या कर सकता है? उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है, राइट। द प्रीडेसेसर कोऑपरेटिव बैंक इज एंगेज्ड इनटू, प्रीडेसेसर कोऑपरेटिव बैंक एंगेज होना चाहिए बिजनेस में एटलीस्ट फॉर 3 or more years and has held 75% of the book value of fixed asset at least 2 years prior to the date of amalgamation। तो यही वो अमलगमेशन वाली जैसी कंडीशन है कि एटलीस्ट आप क्या होने चाहिए, बिजनेस में 3 साल से होना चाहिए, 2 साल पहले तक के जितने एसेट आपके पास है उसका 75% आपने डेट ऑफ अमलगमेशन पे क्या करना है? होल्ड करना है। सक्सेसर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यस। सक्सेसर को क्या करना है? वही जितने एसेट इनको अमलगमेशन बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में मिले हैं, अगले 5 साल तक इनको उसका 75% होल्ड करके रखना है। तो अगर मान लीजिए अमलगमेशन में 100 मिले तो आपको अगले 5 साल तक के इसका एटलीस्ट 75% आपको होल्ड करना है। जो आपका बिजनेस है वो आपको कंटिन्यूअसली 5 इयर्स तक के तो कंपलसरीली ऑपरेट करना है एंड एंश्योर द बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन इज फॉर जेन्युइन पर्पस। जो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन है किस पर्पस के लिए हुआ है? जेन्युइन। तो चलिए वापस से, प्रीडेसेसर कोऑपरेटिव बैंक का लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक क्या कर सकती है? कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। तो बताइए, राइट। प्रीडेसेसर को कितनी कंडीशन है? 2, एटलीस्ट वो बिजनेस में 3 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए, और जितने 2 साल पहले तक के फिक्स एसेट थे उनकी बुक वैल्यू का 75% आपने क्या करना है? एज ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन होल्ड करना है। दूसरी चीज जो सक्सेसर है इसको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना है। अमलगमेशन जेन्युइन पर्पस के लिए होना चाहिए, जितने एसेट्स रिसीव हुए अगले 5 साल तक इसका 75% होल्ड करना है, एंड ये जो बिजनेस है ये 5 साल तक के कंटिन्यूसली कैरी फॉरवर्ड करेंगे। येस और नो, राइट। तो accumulated loss and unabsorbed depreciation directly related to undertaking shall be transferred to resulting cooperative bank, बराबर है। जो डिडक्शन रहेंगे अंडर सेक्शन 32 मतलब डेप्रीसिएशन, 35 मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, 35 DD एंड DDA दैट इज एक्सपेंसेस ऑन अमलगमेशन एंड VRS एक्सपेंडिचर, वो इनको भी क्या रहेंगे? अलाउड रहेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन एंड बिजनेस लॉसेस, इन सेक्शंस के डिडक्शंस भी आपको जरूर मिलेंगे। अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउेबल टू प्रेडेसेसर ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। अब ध्यान से समझिएगा, अगर डेप्रीसिएशन की बात है तो फिर डेप्रीसिएशन जो होगा वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको मिलेगा, बराबर है। तो कन्वर्टेड कोऑपरेटिव बैंक होगी या कन्वर्टेड बैंकिंग कंपनी भी होगी तो ये बेनिफिट अलाउड रहेगा। मतलब मान लीजिए अगर कोऑपरेटिव बैंक है, ये बैंकिंग कंपनी में भी कन्वर्ट हो जाती है तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट जरूर मिलेगा। क्लियर है मालिक? सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या याद रखना चाहिए? वैसे लॉजिकली अगर देखा जाए तो चैप्टर का वेटेज एग्जाम में आपके है नहीं, CSEMA फाइनल्स के अंदर में, बट आपको अगर कुछ याद रखना है तो ये आपको याद रखना है, एक बार का लिस्ट और दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ये याद रखना है। अदरवाइज 72AB क्योंकि अमलगमेशन डीमर्जर एक टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है, वैसे भी याद रखें इफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ये जो बेनिफिट प्रीडेसेसर को मिल रहा था ये सक्सेसर को भी जरूर मिलेगा। क्लियर है मालिक? यहां आपका टैक्सेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी खत्म होता है। अगले वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।